नमस्कार। आप सबका आपके अपने संस्थान टारगेट विद आलोक में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अमित कुमार शुक्ल। कैसे हैं प्यारे दोस्तों? एनसीईआरटी की आपकी क्लासेस कंटिन्यूअसली जारी हैं और आप इन दिनों एनसीईआरटी पढ़ करके क्या महसूस कर रहे हैं, बहुत हद तक मैं आपके कमेंट पढ़कर समझ सकता हूं। आपका फीडबैक मुझे मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है पढ़कर कि आप वास्तव में एनसीईआरटी पढ़कर जो क्लैरिटी इतिहास की चाहिए वो आपकी क्लैरिटी बन रही है। और मेरा उद्देश्य यही है कि इतिहास जैसा विषय आपको बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ, बहुत ही रोचकता के रुचिपूर्ण ढंग से आप प्राप्त कर सकें, आप सीख सकें। इससे बेहतर और क्या हो सकता है, और उसके लिए एनसीईआरटी से बेहतर कोई पुस्तक नहीं हो सकती। दोस्तों, आप सबको एक बार फिर से मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। और इन दिनों आपने जमकर होली की मस्ती की होगी, उस खुमार से निकलिए और फिर से अपने पढ़ाई में एक बार रम जाइए, क्योंकि जिंदगी की वास्तविक होली तो तब होगी जब आप सफल होंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस शिद्दत के साथ आप मेहनत कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, सफलता निसंदेह सुनिश्चित होगी। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देर के आज का चैप्टर, और बहुत ही रोचक चैप्टर है। चैप्टर 8 अध्याय 8, अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। जी हां दोस्तों, भारत में कुछ ही ऐसे शासक हैं जिसके सामने महान शब्द का प्रयोग लगता है। सामान्य तौर पे आप भारत में अशोक को एक महान शासक के तौर पर इतिहास में पढ़े होंगे और आगे भी पढ़ेंगे। अशोक की महानता का दावे, अगर अशोक की महानता के दावों को आप देखें तो वास्तव में उसके महानता के दावे किसी चक्रवर्ती सम्राट बनने का नहीं है। अगर चक्रवर्ती सम्राट बनने का दावा ही महानता का दावा होता तो अशोक के पितामह अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य निसंदेह उससे महान शासक होते। हम और आप चंद्रगुप्त मौर्य को प्रायः एक महान साम्राज्यवादी, एक साम्राज्य निर्माता के तौर पर देखते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन इतिहास में हम जब अशोक को एक महान शासक कहते हैं तो इसके पीछे का वास्तविक उद्देश्य यह होता है कि अशोक ने वास्तव में वो कर दिखाया इतिहास में जो उसके पहले किसी ने नहीं किया था, और उसके बाद भी कोई ऐसा कर पाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अशोक मौर्य वंश का तीसरा शासक, अशोक एक ऐसा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। अब ये युद्ध का त्याग क्यों किया, किन हालातों में किया, क्या ये वास्तव में उसके हृदय में आया परिवर्तन था, या हृदय में आया परिवर्तन के साथ साथ कुछ अन्य बातें भी शामिल थीं, इन सभी मुद्दों की चर्चा हम आज के इस क्लास में करेंगे। अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। दोस्तों, एनसीईआरटी की एक बहुत खूबी क्या है, मैंने हर बार आपसे चर्चा में कही है कि कोई भी चीज वह एक रोचकता के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। रोशन के रूप में इस शीर्षक से रोशन और अशोक के स्तंभ तक पहुंचने की एक कहानी है। इसमें रोशन में रोचकता पैदा करने की एक प्रयास है। रोशन का जन्मदिन है, तो जन्मदिन पर रोशन को दादाजी ने कड़क नोट दिए। जब भी कभी नोट बहुत कड़क होती है ना, तो अच्छा लगता है देखकर। उसने उन्हें अपने हाथों में या अपने हाथ में दबा रखा था। उसने एक नया सीडी खरीदने का मन, उसे मतलब जो रोशन है उसे एक नया सीडी खरीदने का मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा बना है। गांधी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा बना है ना, चेहरा बना हुआ था। और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यहां शेर क्यों बने हुए हैं? यहीं से जिज्ञासा
एक छात्र में, एक छात्रा में, किसी व्यक्ति में पैदा होता है। ध्यान देना, रोशन के मन में जो जिज्ञासा का भाव पैदा हुआ वो नोट पर छपे उस शेर के चित्र को देखकर पैदा हुआ। इज इट राइट? आखिर यहां शेर क्यों बना है, नोट पर शेर क्यों बना है? अब वह कहीं ना कहीं हमें इनडायरेक्टली डायरेक्टली अशोक से जोड़ता है। तो आइए हम रोशन के उस रुपए की जिज्ञासा, रुपए पर बने चित्र से संबंधित जिज्ञासा से आगे बढ़ें और इसे देखें दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अशोक की तरफ हम बढ़े। ये देखिए, एक बहुत बड़ा राज्य डैश एक साम्राज्य। इस चैप्टर में आप यह भी समझेंगे कि राज्य और साम्राज्य में क्या अंतर है। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। इस विषय में जैसे हम पिछले अध्याय में पढ़ भी चुके हैं, इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। समझते रहिएगा, किसके निर्देश पर यह सब हुआ था? यह सब अशोक के निर्देश पर हुआ था, जो मौर्य वंश का शासक था, जो इतिहास का एक महान शासक है। इसके पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेखों, ध्यान से समझना, अभिलेखों पर क्या लिखा है, इससे पहले कि हम जानें कि यह इन अभिलेखों पर क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि ध्यान देना कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। ठीक है, यानी राज्य और साम्राज्य के बीच अंतर कैसे किया जा सकता है, यही बात यहां कही जा रही है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त, ध्यान देना, उनके दादा कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। कितने साल पहले की थी? 2300 साल पहले की थी। चाणक्य कौटिल्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी, आप ये जानते हैं। और अभी हम इस मुद्दे पर भी थोड़ी और चर्चा आपके सामने करेंगे। दोस्तों ध्यान से समझना, चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। अब इसको समझिए दोस्त, 322 भी आपको मिलेगा, लेकिन सामान्य तौर पे 323 ईसा पूर्व बीसी में, ध्यान देना, चंद्रगुप्त मौर्य ने, किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने, यानी चौथी सदी हो गया, ध्यान देना, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर मगध पर अपना शासन स्थापित किया था, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो भी हमें जानकारियां मिलती हैं वो उसके लिए कई स्रोत हमारे सामने उपलब्ध हैं। अगर उन स्रोतों में आप मूलभूत कुछ स्रोतों के बारे में जानें, चर्चा करें, तो उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत है अर्थशास्त्र। मेगस्थनीज की इंडिका, स्वयं चंद्रगुप्त मौर्य का महास्थान और सोहगौरा अभिलेख तथा अन्य ढेर सारे अभिलेख इत्यादि, जिसकी हम चर्चा आगे करेंगे। लेकिन अगर आधारभूत तौर पर देखें तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज जो उसके दरबार में एक यूनानी राजदूत था उसकी इंडिका, और स्वयं चंद्रगुप्त मौर्य के दो अभिलेख, महास्थान जो आज बांग्लादेश में है तथा सोहगौरा जो आज गोरखपुर में है, वहां के अभिलेख से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त अन्य स्रोत हैं जो कुछ इसके काल और उसके बाद के काल के हैं। तो अब जो कौटिल्य है, जिन्हें सामान्य तौर पे चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, तो ये जो नाम आप देख रहे हैं ना दोस्त, कौटिल्य का, इस कौटिल्य को चाणक्य भी कहते हैं, आपने देखा वो भी लिखा हुआ है,
इन्हें चाणक्य भी कहते हैं, और चाणक्य के साथ साथ इन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। इन्होंने जो पुस्तक लिखी अर्थशास्त्र, वास्तव में नाम ही इसका अर्थशास्त्र है। यह शासन पर आधारित एक बहुत उम्दा ग्रंथ है, शासन पर आधारित। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनवाने में या उसको उसकी बुलंदी तक ले जाने में अगर किसी एक व्यक्ति का सबसे बड़ा योगदान है तो वह कौटिल्य का है। कौटिल्य या चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे, उनके पुरोहित और मंत्री भी थे, प्रधानमंत्री। ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी एक बड़ी लंबी कहानी है कि कैसे मूरा, जो चंद्रगुप्त मौर्य की मां है, उनसे चाणक्य या कौटिल्य चंद्रगुप्त को प्राप्त करते हैं। चंद्रगुप्त को तक्षशिला में शिक्षा, हर तरह की शिक्षा दिलवाते हैं, और फाइनली चंद्रगुप्त अपने पराक्रम से, गुरु के सुझाव से अंतोगत्वा घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना करता। अब यहां मुद्दा यह है, वंश क्या है। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां वंश क्या है? जब एक ही परिवार के कई सदस्य, वन बाय वन आप कह सकते हैं ना, एक के बाद एक, जब राजा बनते हैं, उत्तराधिकार ग्रहण करते हैं, तब हम कहते हैं वंश। एक ही परिवार के, चाहे पिता के बाद उसका पुत्र, यानी एक्स के बाद उसका बेटा, फिर उसके बाद उसका बेटा या उसका भाई या उसका बेटा, ऐसे परिवार में अगर एक के बाद एक सक्सेसर, ध्यान से समझते रहना, सक्सीड करते हैं पोस्ट को, यानी वंश के ही लोग, उसी परिवार के लोग जब उसे आगे बढ़ाते हैं, उस परंपरा को, उस पद को, तब उसे ही वंश कहा जाता है। ध्यान देना। तो मौर्य वंश में कई महत्वपूर्ण शासक हुए, लेकिन उसमें 3 शासक सबसे महत्वपूर्ण हैं। उन 3 महत्वपूर्ण शासकों की चर्चा यहां की गई है। सबसे पहला चंद्रगुप्त मौर्य, जो इस साम्राज्य का संस्थापक था, इस वंश का संस्थापक था। साथ ही साथ उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद उसका पुत्र अशोक। दोस्तों, इस वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, यह भी यहां आप जान लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। पहले इसको देख लेते हैं, फिर बहुत महत्वपूर्ण हम एक मैप का अध्ययन करेंगे। एक ऐसा मैप जिसको हर छात्र को मतलब मैं कह सकता हूं कि हर एक बिंदु उसका याद कर जाना चाहिए, इतना महत्वपूर्ण मैप है। और मैप केवल ज्योग्राफी का ही कोई मतलब कह सकते हैं कि ज्योग्राफी विषय में ही मैप देखना केवल उचित नहीं है। ज्योग्राफी में तो देखिए ही देखिए, इतिहास पढ़ते वक्त भी आपको मैप देखना चाहिए। साम्राज्य, यहां पे ध्यान देना, यहां पर आप आगे देखने जा रहे हैं। यहां पर हम अभी थोड़ी देर पहले क्या देख रहे थे? कुछ देर पहले अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। ओके, इसके बाद आई थिंक यही है जी, कुछ तो छूट नहीं रहा है ना जी? नहीं। आइए यहां देखते हैं साम्राज्य में। यहां साम्राज्य का मतलब मौर्य साम्राज्य में है। ध्यान देना, मौर्य साम्राज्य में बहुत से नगर थे। अभी जो नीचे मानचित्र हम देखेंगे, उसमें देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य के जो नगर थे, उन नगरों में स्वयं मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र था। इसके बाद मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र के अलावा दोस्तों हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य में कुल 5, ध्यान से समझना, राज्य थे। 5 राज्य। प्रारंभ में मौर्य साम्राज्य में 4 राज्य थे। अशोक ने जब कलिंग को जीता तो 5 राज्य हो गए। अब वो 5 राज्यों की राजधानियां भी उस समय के बड़े नगर थे। जैसे मौर्य साम्राज्य के, आइए राज्यों की चर्चा, राजधानियों की चर्चा भी यहीं कर लें। मौर्य साम्राज्य का जो उत्तरी हिस्सा था उसे ध्यान देना, उत्तरापथ कहते हैं। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी। तो देखिए, एक बड़ी महत्वपूर्ण राजधानी क्या थी? तक्षशिला उत्तरापथ से जुड़ी हुई थी।
दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी। इसमें वो नहीं दिया है, लेकिन दक्षिणापथ की राजधानी भी थी। राजधानी एक दक्षिणापथ भी एक राज्य था जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी। ऐसे ही दोस्त अवंती, अवंती एक अन्य राज्य था जिसकी राजधानी उज्जैन हुआ करती थी। प्राची अर्थात पूर्वी जो हिस्सा था, उस पूर्वी हिस्से का प्राची की राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र ही थी, जो संपूर्ण साम्राज्य की भी राजधानी थी। और साथ ही साथ कलिंग जब अशोक ने जीता तो कलिंग की राजधानी तोसली हुई। इज इट राइट? तो कलिंग की राजधानी क्या हो गई? तोसली। तो इस तरह कुल 5 प्रांत, क्या क्या? उत्तरापथ तक्षशिला, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, अवंती उज्जैनी, प्राची पाटलिपुत्र तथा कलिंग तोसली, ये राजधानियां थी। अब ध्यान देना, तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। ये कितना महत्वपूर्ण, इसको अंडरलाइन कर। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का क्या था? मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। उज्जैन, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी, शिल्पकार आदि रहते थे। नगरों में साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्र में किसान और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। इज इट राइट? समझते रहना। मध्य भारत जैसे इलाके, यानी कि अगर मौर्य साम्राज्य का जो मध्य भाग का हिस्सा था, तो मध्य जो इलाके थे वहां पर ज्यादातर जंगलों से भरा हुआ था। तो वहां जंगली लोग रहते थे जिन्हें आटविक कहा जाता था। ध्यान दीजिएगा, यहां से लोग जो था, मतलब जो मध्य भारत के जो लोग थे, उनसे क्या सम्राट अपेक्षा करता था कि भाई तुम फल फूल का संग्रह करो, जानवरों का शिकार वहां के लोग किया करते थे। और यही इसी तरह से आजीविका चलाया करते थे। जो मध्य भारत के या मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा था। आज भी आपको पता है कि अगर मध्य भारत में आप जाएं तो विदर्भ का क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र, मध्य प्रदेश का वह क्षेत्र, आप आंध्र प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र, इस पूरे क्षेत्र में आप पाएंगे महाराष्ट्र के, तो क्या मिलेगा? जंगल ज्यादा है। तो यहां आटविक जनजातियां रहती थीं और वे मुख्य रूप से फूलों फलों का संग्रहण कर, जानवरों का शिकार कर अपना जीवन यापन करते हैं। कई बार यह विद्रोह भी करते थे, कई बार यह उन्माद भी दिखाते थे। अशोक इन आटविकों को धमकी देते हुए भी दिखाया गया है, बताया गया है। तो इस तरह से साम्राज्य के अलग अलग जो इलाके थे, उन इलाकों में हम पाएंगे कि भिन्न भिन्न प्रकार के लोग थे। चूंकि एक बहुत विशाल साम्राज्य था मौर्यों का, तो इतने विशाल साम्राज्य में अलग अलग तरीके के लोग तो होंगे ही, अलग अलग संस्कृति तो होगी ही, बड़ी स्वाभाविक सी बात है। अब जरा इसे देखिए, ध्यान से देखें सब लोग। दोस्तों, ये है अशोक का या मौर्यों का साम्राज्य। ध्यान से समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा मैं और छोटा कर दूं ताकि कोशिश हो कि ज्यादातर हिस्सा आ जाए। चलिए ध्यान से समझना। अब मास्की के नीचे एक ब्रह्मगिरी है, उसको भी समाहित कर लीजिए। चलिए, तो ये रहा मैप जिसका अध्ययन बहुत कायदे से हमें करना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर जो ये लाल, जितने भी लाल डॉट्स हैं, देखिए लाल जो डॉट्स हैं, ये सभी लाल डॉट्स, ये वो स्थल हैं जहां अशोक के स्तंभ पाए गए। और जो आप ब्लैक देख रहे हैं ना, काला काला, ये वो स्थल हैं जहां से जो उस समय के बड़े नगर हैं, तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन। इसके अलावा कलिंग में आप आएंगे तो यहां तोसली, यहां सुवर्णगिरी भी नगर हैं, लेकिन 3 उस समय के सबसे बड़े यही नगर हैं। अब इस भाग का अध्ययन इतना महत्वपूर्ण है, यहां से आईएएस पीसीएस में भी कई सवाल आ चुके हैं। जरा इसको ध्यान देना। जो रेड वाला है क्या? अभिलेखों के प्राप्ति स्थल और महत्वपूर्ण नगर।
अब जितने भी रेड वाला आपने देखा यही अशोक के अभिलेखों के प्राप्ति के स्थल हैं। तो अब देखते हैं दोस्त, सबसे ऊपर जरा आप ध्यान दीजिए, ये देखिए ऊपर आपने क्या देखा, लंपक, जो आज कहां मिलेगा, ये लंपक आज कहां मिलेगा, अफगानिस्तान में, कंधार अफगानिस्तान में। ये लंपक और कंधार जैसे क्षेत्र हैं जहां से अशोक के अभिलेख प्राप्त होते हैं। यह बताता है कि अशोक महान का साम्राज्य कहां तक था। पाटलिपुत्र को केंद्र बनाकर भारत के इन शासकों ने कहां तक शासन किया, अपना साम्राज्य कहां तक विस्तृत किया। और वास्तव में यह अशोक की देन नहीं थी, यह उसके ग्रैंडफादर, उसके पितामह चंद्रगुप्त मौर्य की देन थी। लेकिन अशोक ने यहां स्तंभ बनवाए, लेख लगवाए। अब देखिए इसी तरह से मानसेहरा, शाहबाजगढ़ी, ये दोनों वर्तमान पाकिस्तान में पड़ते हैं। मानसेहरा और क्या, शाहबाजगढ़ी। हिमाचल प्रदेश के पास कलसी जो नामक एक जगह है, और दिल्ली में टोपरा और बहापुर। मेरठ आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में। लुम्बिनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेपाल में। उस तरह से रामपुरवा पश्चिमी चंपारण, लौरिया अरराज ध्यान देना, ये भी पश्चिमी चंपारण मतलब बिहार क्षेत्र। सारनाथ उत्तर प्रदेश, प्रयागराज इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश। ये देखिए गुज्जर, ये जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश। उसी तरह से रूपनाथ, सांची, ये देखो उज्जैन, पनगुरिया, ये मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले। गिरनार गुजरात, सोपारा ध्यान देना, सोपारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहां सोपारा चला गया, तो ये महाराष्ट्र में ही पड़ता है। अब इसके आगे देखिएगा दोस्तों, इसके अलावा आप पाएंगे कि ये सन्नाती, वो भी महाराष्ट्र क्षेत्र में। मास्की कर्नाटक में, या ध्यान देना ब्रह्मगिरी कर्नाटक में। ये एरागुड़ी आंध्र प्रदेश में। ये वो क्षेत्र है दोस्तों जहां से हमें क्या मिलता है, हमें अशोक के, ध्यान दीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभिलेख प्राप्त होते हैं। कम से कम आप ये मान के चलें कि इससे हमें अभिलेखों में क्या लिखा है, अशोक का साम्राज्य कैसा था, इसकी जानकारी तो मिलती ही मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इससे हमें यह पता चलता है कि इनका शासन कहां तक था। और यह कोई आवश्यक नहीं कि जो ये अभिलेख मिले हैं वो शासन की सीमावर्ती क्षेत्रों में ही होंगे। इज इट राइट? हो सकता है कि जहां आप अभिलेख देख रहे हैं वहां से और आगे इनकी सीमा हो, और निसंदेह होगी, ये समझिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अशोक के साम्राज्य की ये चर्चा हो रही थी जहां हम लोग पढ़ रहे थे। तो अशोक के साम्राज्य चूंकि एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, तो वहां विविध प्रकार के लोग, विविध संस्कृतियों के लोग रहते थे, अलग अलग भाषा, अलग अलग भोजन किया करते थे, अलग अलग किस्म की पोशाक पहना करते थे। अब जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आइए देखते हैं राज्य और साम्राज्य में क्या अंतर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राज्य और साम्राज्य में अंतर। देखिए सामान्य तौर पे राज्य और साम्राज्य में अगर आपसे कोई अंतर कहे तो आप क्या बोलेंगे? भाई राज्य की तुलना में साम्राज्य क्या होगा? बड़ा होगा। ऐसे एक कॉमन फिनोमेना जो हम सबके मस्तिष्क में बनेगा कि राज्य की तुलना में साम्राज्य सदैव बड़ा होगा, और ये बहुत जेन्युइन सी बात है। ओके, हमारे यहां कहा गया है शास्त्रों में भी कि 10 गांवों का स्वामी नायक होता है और 100 गांवों का स्वामी सामंत कहलाता है। कुछ 100 गांवों का स्वामी महासामंत कहलाता है, 1000 गांवों का स्वामी राजा कहलाता है, और अगर 10,000 या उससे ज्यादा गांवों का स्वामी है, लाखों गांवों का स्वामी है, तो सम्राट है। कुल मिलाकर अगर राज्य और साम्राज्य के बीच एक अंतर, आप पहला अंतर ढूंढना चाहें तो भौगोलिक क्षेत्र का अंतर आ जाएगा, भूभाग का अंतर आ जाएगा। विशिष्ट तौर पे हम कहें तो भूभाग का अंतर। छोटा राज्य, छोटा अगर भूभाग है तो वह राज्य ही होगा, और अगर बहुत विस्तृत भूभाग है तो उसे साम्राज्य कहा जाएगा। तो चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं, ये तो पहले ही लाइन का, पहले ही स्टेटमेंट से बात क्लियर हो गई। अब जब बड़ा होगा तो उसकी रक्षा के लिए सेना बड़ी रखनी पड़ेगी,
रखनी पड़ेगी नहीं रखनी पड़ेगी? जितना बड़ा साम्राज्य उतनी बड़ी सेना। तो इसका मतलब यह है कि राज्यों की सेनाओं की तुलना में साम्राज्यों की सेना भी बड़ी होती है। इज इट राइट? इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधन की भी जरूरत पड़ेगी, ऑब्वियसली पड़ेगी, क्योंकि राजा को अपनी सेना तथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति जितने में एक राजा कर सकता है, सम्राट उतने में नहीं कर सकता। सम्राट के लिए चूंकि बड़ी सेना, बड़ा प्रशासन, तो फिर बड़ा संसाधन, ज्यादा संसाधन। अब इसी कारण आप ध्यान देना, उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत पड़ती है। तो मौर्य साम्राज्य में आप पाएंगे कि अधिकाधिक संसाधनों पर राज्य ने अपना प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर की दिशा को एक दैशिक बनाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। तो मौर्यों में क्या आप पाते हैं कि कर की दिशा कैसी है? एक दैशिक है, अर्थात कहीं से कर आए वह केंद्र के पास जाएगा, क्योंकि केंद्र की आवश्यकता ज्यादा है, उसे बड़ी सेना रखना है। इज इट राइट? तो आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जस्टिन जैसा यूनानी जो विचारक है, समझते रहना, प्लूटार्क जैसा जो विचारक है, उसकी सेना को लेकर अलग अलग मत है। कोई डाकुओं की सेना कहता है, समझते रहिए। कहने का सीधा सा मतलब है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो विशाल सेना थी, उस विशाल सेना के लिए हमें बड़े संसाधन की आवश्यकता पड़ी होगी। अब यहां ध्यान देना, अब मुद्दा यह है कि साम्राज्य का प्रशासन क्या है? इज इट राइट? साम्राज्य का प्रशासन, यानी हम आपके सामने इस चैप्टर के माध्यम से क्या रखने जा रहे हैं दोस्त? इस चैप्टर के माध्यम से रखने जा रहे हैं कि मौर्यकालीन या अशोक के साम्राज्य का क्या साम्राज्य का प्रशासन। अब आगे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। अब जो पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाके थे, उस पर सम्राट सीधा नियंत्रण करता था, डायरेक्ट कंट्रोल था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाकों के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उन्हें दंड देते थे। क्या करते थे? उन्हें सजा भी दिया करते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन दिया जाता था। इज इट राइट? समझते रहना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संदेश वाहक एक जगह से दूसरे जगह क्या किया करते थे? घूमते रहते थे संदेश देने के लिए। और राजा के जासूस, ध्यान दीजिए, अधिकारियों के क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखते थे, नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों, ध्यान देना, की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। तो कहने का क्या मतलब है, यह आप बहुत आसानी से समझ, आप मैप के द्वारा मैं आपको समझाता हूं, पहले इसका अध्ययन कर लें। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। मैंने अभी बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 प्रांत थे और अशोक के समय 5 प्रांत थे। लेकिन यहां पर छोटे क्षेत्र थे, लेकिन प्रांत छोटे नहीं थे। मौर्यों के बड़े विशाल प्रांत थे। सबसे छोटा प्रांत वही कलिंग था। आप सोचिए, इन पर तक्षशिला या उज्जैनी जैसे प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां का गवर्नर, राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों का ही पालन किया जाता था। बहुत सिंपल सी बात है, तक्षशिला के स्थानीय परंपराएं वास्तव में पाटलिपुत्र की स्थानीय परंपराओं से कुछ भिन्न होंगी। तो वहां के शासन में वहां के स्थानीय परंपराओं को महत्व या तवज्जो दिया जाता था। साथ ही साथ दोस्तों, प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। 2 प्रादेशिक केंद्र जो थे, जैसे मान लीजिए उज्जैनी और तक्षशिला 2 प्रादेशिक केंद्र हैं। अब इनके बीच कितना दूरी है
उज्जैन कहां, मध्य प्रदेश में, और तक्षशिला पश्चिम उत्तर भारत, वर्तमान पाकिस्तान में। तो काफी अंतर होते थे। इनके इलाकों में ध्यान देना, मौर्य साम्राज्य सिर्फ मार्गों, इनके इलाकों मतलब इन प्रांतों के इलाकों में मौर्य साम्राज्य क्या करते थे, सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते होंगे, क्योंकि कनेक्टिविटी इसी नदियों और मार्गों से ही तो कनेक्टिविटी होती होगी, इसलिए उस पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते होंगे। अब यहां पर ध्यान से समझना, आवागमन के लिए मैं इसको थोड़ा और स्पष्ट करूंगा अभी, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे, क्या महत्वपूर्ण थे, वही जलमार्ग और स्थल मार्ग। यहां से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा गया है कि उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है ना, तो उत्तर पश्चिम में कंबल, यानी पश्चिमोत्तर भारत कंबल के लिए प्रसिद्ध है। यहां पे सब लोग अंडरलाइन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अर्थशास्त्र में क्या लिखा गया है दोस्त, ध्यान देना। अर्थशास्त्र में लिखा गया है कि जो हमारा उत्तर पश्चिम क्षेत्र है वो कंबल के लिए, और जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है ना, वो सोने और कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध था। अब सोचिए कितना महत्वपूर्ण है। तो कंबल के लिए उत्तर पश्चिम क्यों प्रसिद्ध था, क्योंकि वहां ठंड पड़ता था। भाई उत्तर में कश्मीर भी तो है। अब सोचिए कि बलूचिस्तान से, अफगानिस्तान से, कश्मीर से लगाए इन सभी उत्तरी क्षेत्रों में कितनी कड़ाके की ठंड पड़ती है। ओके, तो बलूचिस्तान में अगर गर्मी पड़ती तो आप देखिए उत्तर में कितनी ठंडी पड़ती। सोचें जरा, सोचें कितना महत्वपूर्ण है ना। तो वहां कंबल के लिए एक्चुअली क्षेत्र जाना ही जाएगा। और याद रखिए जो दक्षिण भारत है, अपना कर्नाटक के क्षेत्र के बारे में स्पेशली मुझे लगता है यहां बात हो रही है, वो सोने और कीमती पत्थरों के लिए जाना जाता था। तो ये क्या है, ये संभव है कि संसाधन, ध्यान देना, संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठा किए जाते थे। अब संसाधन मतलब मौर्य साम्राज्य के केंद्रीय कोष में जो भी संसाधन आते थे, चाहे वो नगद आए, अनाज के रूप में आए, सोने चांदी के रूप में आए, उपहार किसी रूप में आए, वही तो है संसाधन। तो वो प्रायः यहां कह रहा है कि नजराने के रूप में आते थे। किसके, नजराने के रूप में, उपहार के रूप में आते थे। अब यहां एक मुद्दा है कि नजराना क्या है। दोस्तों, नजराना एक तरह का उपहार है, यह कर नहीं है, स्वैच्छिक है। स्वेच्छा से समय समय पर जब राजा को आप जो प्रदान करते थे वही नजराना हुआ करता था। और यहां नजराने के बारे में स्पष्ट तौर पर लिखा है, जहां कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते हैं वही नजराना क्या है, अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जा सकता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे प्रदान करते थे। तो आइए हम पहले ऊपर की कही बातों का एक बार फिर से संक्षेप में चर्चा कर दें ताकि आपको बिल्कुल चीज क्लियर रहे। दोस्तों ध्यान दीजिए, हम उस मैप की तरफ चलते हैं और फिर हम जी लोकेशन अब इसे समझें। मान लीजिए, माना ये क्या जाता है कि हिंदुकुश पर्वत से लगाए, हिंदुकुश पर्वत से अराकोयान योमा के बीच में, ध्यान देना, तथा इधर अरब सागर से बंगाल की खाड़ी के बीच में इधर हिमालय, ध्यान देना, इधर हिमालय, उत्तर में हिमालय, इसके बीच में अवस्थित था मौर्य साम्राज्य। अगर सामान्य तौर पर आप मौर्य साम्राज्य की स्थिति को देखना चाहें तो कुछ आपको ऐसे दिखाई देगा। सामान्य तौर पे ध्यान देना, मौर्य साम्राज्य, हमें ये मौर्यों का साम्राज्य आपको दिखाई देगा। ध्यान दीजिए, इस तरह से हमें सामान्य तौर पे मौर्य साम्राज्य दिखाई देगा। ऐसे जरा आप सोचिए, इतना विशाल मौर्य साम्राज्य, मोटे तौर पर इतना विशाल मौर्य साम्राज्य।
अब इस मौर्य साम्राज्य में आप पाएंगे कि यही उसका केंद्र है, पाटलिपुत्र। तो केंद्र के आसपास की जो भूमि थी उसे सीता भूमि कहते थे। कौन सी भूमि? सीता भूमि। और सीता भूमि पर सीधे केंद्र ही कृषि कार्य कराता था, वो उसके पूरे नियंत्रण में था। अपने अधिकारियों सीता अध्यक्ष के माध्यम से वहां कृषि कार्य होता था। वहां से प्राप्त कर को, आय को सीता कहा भी जाता था। भूमि को सीता भूमि, प्राप्त आय को सीता। अब सोचिए, और इस पूरे भूभाग पर, जो ये भूभाग है, इस पर कृषि कार्य सीता अध्यक्ष के द्वारा कराया जाता था। अब रहा शेष जो उसका भूभाग साम्राज्य है। शेष साम्राज्य की अगर हम मोटे तौर पे चर्चा करें, मान लीजिए ये है शेष साम्राज्य पे चर्चा, तो एक उसके राज्य में आप इसको बांट दीजिए। जैसे मान लीजिए अगर एक क्षेत्र है उसका प्राची, तो प्राची क्षेत्र में आज का पूर्वी उत्तर प्रदेश से लगाए उड़ीसा का क्षेत्र छोड़कर बंगाल तक का क्षेत्र प्राची में शामिल था। यह उसका प्राची क्षेत्र हो गया, ध्यान देना। वैसे ही अशोक ने जब जीत लिया कलिंग, तो एक कलिंग क्षेत्र बन गया, कलिंग। और शेष यहां मध्य भारत में जो उसका क्षेत्र है, इसी में कई उप क्षेत्र भी थे, ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब उसके प्राची क्षेत्र का हिस्सा है। एक बहुत बड़ा क्षेत्र था, वो हो गया आपका उज्जैनी जिसकी राजधानी थी अवंती क्षेत्र। और एक क्षेत्र उसका तक्षशिला से केंद्रित होता था। क्या? तक्षशिला से। तो मोटे तौर पर ये जो हिस्सा था, ये पूरा हिस्सा प्राची के अंतर्गत ही आ जाता था, कहीं इसका एक निश्चित सीमा तक। यानी कहने का मतलब है कि 1, 2, 3, 4 और 5, ये जो शेष हिस्सा बचा, ये 5 दक्षिणापथ, ये 5 राज्य उसके बने। अब पांचों राज्यों में 5 गवर्नर होते थे और प्रायः गवर्नर राज परिवार के होते थे और उन्हें बहुत सी शक्तियां प्राप्त थी। गवर्नरों की नियुक्ति सम्राट ही करता था। अब इसके जो 5 राज्य के बारे में बताया गया कि हर राज्य का स्थानीय कल्चर, स्थानीय संस्कृति भिन्न थी, तो शासन में वहां की स्थानीय संस्कृति को ही तवज्जो दिया जाता था। और चूंकि इसका तमाम ऐसा क्षेत्र था, जैसे मान लीजिए आप स्पेशली इस क्षेत्र के बारे में कल्पना करिए, ये मध्य भारत, ये सब जनजातीय क्षेत्र थे, जंगली क्षेत्र थे। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि संसाधन पूरे राज्य से तो प्राप्त होता ही था, इस कोर एरिया पर सीधा राज्य नियंत्रण था, केंद्र का नियंत्रण था, कृषि कार्य होता था, सारी जरूरतें पूरी होती थी। और शेष साम्राज्य से नजराने के रूप में समय समय पर केंद्र के पास संसाधन पहुंचते रहते थे, ऐसा एनसीईआरटी आपका कह रही है। ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्त। इंपॉर्टेंट, कैसे राजधानी में सम्राट रहता था, उसका पोजीशन क्या था, उसकी सुरक्षा की क्या बात थी, वगैरह वगैरह की चर्चा इसमें किया जाएगा, जो बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है, ध्यान देना। राजधानी में सम्राट, आइए देखते हैं दोस्तों। अब शायद हो गया, जी हां। मेगास्थनीज के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मेगास्थनीज कौन है। मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है। अब ये यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर सिकंदर अलेक्जेंडर का एक कमांडर था। क्या था भाई? अलेक्जेंडर का एक कमांडर था। अलेक्जेंडर के बाद उसके भारतीय भूभाग का स्वामी सेल्यूकस निकेटर बन गया। उसी सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा है और इंडिका में उसने चंद्रगुप्त, ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत कुछ लिखा तथा मौर्य साम्राज्य के अलग, जो भी मौर्य साम्राज्य के बारे में उसने भारत में रहकर देखा, समझा, उसके बारे में लिखा। दोस्तों,
मेगास्थनीज क्या लिखता है, उसने अपनी इंडिका में क्या लिखा, यहां उसका एक अंश दिया गया है। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसर पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। मतलब सम्राट जब भी जनता के सामने आता है तो एक तरह से शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। समझते रहेगा, ये बहुत सामान्य बात नहीं है, लेकिन सम्राट के दृष्टिकोण से सामान्य बात है। क्यों भाई? क्योंकि वो सम्राट है, ऐसे ही जनता के सामने नहीं आएगा। जनता के सामने वह बहुत विशेष अवसरों पर आएगा, और जब आएगा तो जश्न जैसा माहौल होगा। सम्राट को एक पालकी में लाया जाता था, उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। अब यहां अंडरलाइन करना, सोने की पालकी में सम्राट आता था और उसके अंगरक्षक जो थे सोने चांदी से सजाई हाथियों, सजाए गए सोने चांदी से सुसज्जित हाथियों पर बैठते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर साथ चलते थे, पेड़ लेकर साथ चलते थे। अंगरक्षक छोटे छोटे पेड़ लेकर साथ चलते थे। ध्यान देना कितना इंपॉर्टेंट है, बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग भी। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोते, इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता था। आपको पता है ना, तोते बड़े प्रशिक्षित होते हैं, चाहिए तो आप उसे प्रशिक्षण दे सकते हैं, है ना। घर में आपको पता चले ना चले, आप जैसे किसी घर में एंट्री किए, दरवाजे पर टंगा हुआ तोता पिंजड़े में वहीं से बोलता था, स्वागत है आपका। आप भी चौंक गए, कहां से आवाज आई, ये तोता बोल रहा है स्वागत है आपका, है ना। पता चला वो बालकनी से ही तोता झांक रहा है, और आप बिना बताए या कोई अनजान व्यक्ति घर में आ गया, वो मालकिन को या मालिक को आवाज देने लगता है। इतने प्रशिक्षित तोते, तो ऐसे तोतों का एक झुंड रहता था इन पेड़ों पर, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता था। भैया आज का ड्रोन कैमरा ही था वो, सोच लीजिए। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरा होता। इसको अंडरलाइन करना, यह प्रश्न आ चुका है। मतलब अंगरक्षिकाओं के रूप में महिलाओं का यहां पर जिक्र किया गया। राजा सामान्यतः हथियारबंद, ध्यान दो, महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या की कोशिश न करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते। अब जरा सोचिए, ऐसा क्यों? सिर्फ सुरक्षा के लिए, सिर्फ सुरक्षा के लिए। और पाटलिपुत्र के बारे में क्या लिखता है मेगास्थनीज अपने इंडिका में? पाटलिपुत्र के बारे में लिखता है, यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है तथा एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है। मतलब चारों तरफ नगर के प्राचीर है, जिसमें 570 बुर्ज हैं, स्तंभ 570, और 64 द्वार हैं। जरा इमेजिन करिए, 2 और 3 मंजिल वाले घर, याद रखना, लकड़ी और कच्ची ईंटों से बनाए गए हैं, से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। अब जरा सोचिए, कहने का क्या मतलब है। मेगास्थनीज की इंडिका से हमें सम्राट के जनता के सामने आने का एक विशिष्ट वर्णन, और साथ ही साथ पाटलिपुत्र नगर की भव्यता के बारे में हमें सूचना मिलती है। पाटलिपुत्र में कुम्हरार नामक एक जगह है। कौन सा बेटा? कुम्हरार, ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही कुम्हरार से दोस्तों हमें चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद का अवशेष प्राप्त होता है। जली हुई लकड़ियों का भी वहां पर, जले हुए लकड़ियों के भी अवशेष हैं।
क्योंकि उस समय माना जाता था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का विशाल महल था उसमें लकड़ियों का बहुतायत प्रयोग हुआ था, यानी मुख्यतः वह लकड़ी से ही बने थे। अब आगे ध्यान देना। और अंत में ध्यान दो, ये जो हम लोग बीच में कटा हुआ हिस्सा था मैं उसी के चर्चा कर दे रहा हूं। जैसे साम्राज्य का प्रशासन जो था वो कैसे होता था, तो अंत में जो जंगल वाले इलाके आते थे वहां के रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे, है ना। जो इस हर समय जंगली इलाकों के लोगों प्राय स्वतंत्र होते हैं, बस वो थोड़ा सा अदब मान लें केंद्र का, तो केंद्र भी उनमें हस्तक्षेप नहीं करता। या कोई भी जनजातीय समाज होता है वो कभी किसी तरह से अपने अंदर हस्तक्षेप नहीं चाहता है, बस केंद्रीय प्रशासन में अगर वो विश्वास कर रखें थोड़ा भी, तो केंद्रीय प्रशासन को छेड़छाड़ नहीं करता। आज भी भारत सरकार में आप देखें, वर्तमान भारत सरकार भी ऐसे भारत के कुछ क्षेत्रों को स्वायत्तता प्रदान किया हुआ है। जैसे आप पूर्वोत्तर भारत चले जाइए, पूर्वोत्तर भारत के ढेर सारे क्षेत्रों में स्थानीय स्वायत्तता दी गई है ना। तो जो जंगली क्षेत्र हैं प्राय वहां पे क्या है, वो काफी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को क्या क्या दे दे, तो वो हाथी प्रदान करे, क्योंकि जंगलों में हाथी पाई जाती थी, लकड़ी प्रदान करे, मधु प्रदान करे और मधु तथा मोम प्रदान करे। तो हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीजें वो अधिकारियों को देते रहे और उनसे ज्यादा अपेक्षा नहीं की जाती थी। अब हम देखेंगे अशोक एक अनोखा सम्राट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए देखते हैं अशोक के बारे में, बड़ी महत्वपूर्ण सी बात है। जो कलिंग युद्ध का भी इसमें एक वर्णन है। दोस्तों, अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, नो डाउट। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। ये लाइन अंडरलाइन करने लायक है कि वो पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के माध्यम से जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की क्या की थी, कोशिश। अशोक के ज्यादातर अभिलेख किसमें है? अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में है, समझते रहना। आर्मेयिक और खरोष्टी लिपि का भी प्रयोग है, लेकिन ज्यादातर पूछा है प्रश्न आए, इज इट राइट, शहबाजगढ़ी और मनसेहरा अभिलेख को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर जो इसके अभिलेख है वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। अब अशोक के जो अभिलेख है उसकी चर्चा हम करेंगे। यहां पर थोड़ा सा बीच में हम रोककर कलिंग युद्ध का पहले वर्णन कर लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बारे में यहां पर दिया गया है। आइए देखते हैं कलिंग युद्ध, क्या कलिंग युद्ध के संबंध में अशोक कहता है, कलिंग युद्ध का वर्णन करता है अशोक। आइए उसको देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम चूंकि एनसीईआरटी कोशिश यही हो रही है कि हम लोग एनसीईआरटी में जो लिखा है उसी पर केंद्रित रहें। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख, अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह कहा कि राजा बनने के 8 साल बाद, मतलब राजा बनने के 8 वर्ष बाद, अर्थात 9वें वर्ष में मैंने कलिंग विजय की, 269 269, ध्यान देना, 269 बीसी में वो शासक बना। वो शासक बना था, कब क्या बना था? वो शासक बना। अब अंदाजा लगा लीजिए सब लोग, 269 ईस्वी में शासक बना और शासक बनने के 8 वर्ष बाद 9वें वर्ष में 261, समझते रहना, बीसी में क्या हुआ, वह कलिंग विजय किया। इस विजय में लगभग 1.5 लाख, यहां पे ध्यान देना, इसमें लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए, 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। कितना भीषण रक्तपात हुआ हो, इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मर जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं,
इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। अशोक लिखता है अपने अभिलेख में कि इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। इज इट राइट? यानी साधु संत, जैन साधु संतों को श्रावक और श्राविकाएं कहा जाता है। जो लोग अपने सगे संबंधी और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसीलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अशोक कहता है इसीलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैं धम्म पालन करने तथा दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। अब मैंने क्या कहा? अब मैंने धम्म पालन करने तथा दूसरों को इसकी शिक्षा देने का क्या किया? निश्चय किया है। ध्यान से समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं मानता हूं कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से अच्छा है। अशोक कहता है मैं ये मानता हूं कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूं कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध न करें। मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध न करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। धम्म का मतलब कुछ और नहीं, धर्म ही है। प्राकृत भाषा में, प्राकृत में जिसे धम्म कहते हैं, संस्कृत में उसे धर्म कहते हैं। इज इट राइट? कॉन्सेप्ट पकड़िए। अब यहां बहुत सी बातें, इतिहास में बहुत सी बातें यहीं पर इस अभिलेख के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि अशोक क्या चाहता है। लेकिन इतिहासकारों का एक विचार यह भी है कि अब अशोक ने वह प्राकृतिक सीमा प्राप्त कर ली थी जो वह प्राप्त करना चाहता था। अर्थात अब हिंदू कुश पर्वत से अराकोयान योमा के बीच में कोई भी ऐसा राज्य नहीं बचा था, कोई भी ऐसी शक्ति नहीं बची थी जो मौर्य साम्राज्य के लिए खतरा उत्पन्न कर सके। इसीलिए ध्यान देना, इसीलिए ध्यान से समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए अशोक ने, कुछ इतिहासकार कहते हैं, धम्म की नीति अपनाया ताकि इस विविध, विस्तृत, बहुलवादी, बहुसंस्कृतिवादी समाज को एकजुट करने का और कोई रास्ता नहीं है। बलपूर्वक आप इतने विशाल साम्राज्य और बहुलवादी संस्कृति के लोगों को, मत के लोगों को एकजुट नहीं रख सकते हैं। उसको एकजुट रखने का एक ही तरीका है, धम्म। एक ऐसा नीति, एक ऐसा नियम जो सबके लिए कॉमन हो और सबके लिए उचित हो। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे अशोक का कलिंग युद्ध से संबंधित कुछ और बातें पहले यहां देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, अशोक का कलिंग युद्ध, ध्यान देना, कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीनतम नाम है। ये भी आप जान लीजिए। उड़ीसा को उत्कल भी कहते हैं, जो हमारे राष्ट्रगान में भी है, उत्कल। उड़ीसा को कलिंग, उसका तटवर्ती क्षेत्र को कलिंग भी प्राचीन काल से ही कहा जाता है। ओके, आगे ध्यान देना। अब यहां देखिए, अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। वितृष्णा, तृष्णा का विलोम मतलब मोह भंग। उन्होंने निर्णय लिया कि भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। अभी अभी आपने देखा कलिंग के बारे में, वही बात यहां पर बताई गई है। अब आइए हम देखते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा अशोक से संबंधित, वो है अशोक का धम्म क्या था। समझते ना, अशोक का धम्म क्या था। दोस्तों,
अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य है, मतलब सम्राट का कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए। अब यहां पर मैं आपको कुछ बातें स्पष्ट कर दूं। अशोक का धम्म कोई बौद्ध धर्म नहीं है। पहली बात, बौद्ध धर्म नहीं है। अशोक का धर्म वास्तव में, धम्म जो है वास्तव में वो नैतिकता की तालिका है। क्या है? नैतिकता की तालिका, कोड ऑफ इथिकल कंडक्ट। ध्यान देना। अब ये नैतिकता की तालिका है। जिस तरह पिता अपने पुत्रों को नैतिकता की शिक्षा देता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति कैसे होगी, वगैरह वगैरह, वैसे ही एक सम्राट ये कहता है सभी प्रजा मेरी संतान है। तो सभी प्रजा के प्रति वह कुछ जिम्मेदारियां रखते हुए प्रजा को निर्देश दे रहा है कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और उसके निर्देश क्या हैं? उसके निर्देश भारतीय संस्कृति के, भारतीय सभ्यता के, हमारे लोक जीवन के आदर्शों का निचोड़ है। अब वो क्या क्या कहता है, जरा ध्यान समझना। वो कहता है, दोस्त ध्यान दो, ऐसी, पहले तो ये समझ लीजिए कि ऐसी कई समस्याएं थी जिनके बारे में, ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। अशोक के मन में संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता है। जहां नाना प्रकार के मत के लोग होंगे वहां तनाव उत्पन्न होना एक स्वाभाविक बात है, क्योंकि अपने मत को श्रेष्ठ समझने की भावना प्रायः हर मतावलंबी को होती है। और ऐसे में मैंने कहा, अशोक का एक साम्राज्य जो इतना बड़ा है, बहुलवादी है, बहुजाति बहुधार्मिक लोग हैं, बहुसांस्कृतिक लोग हैं, उसको एक ऐसा विचार देकर ही शांतिपूर्ण ढंग से संचालित किया जा सकता है जो सभी धर्मों का भी सार हो। अब जरा ध्यान से समझना। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी उस समय। दासों और नौकरों के साथ क्रूरता का व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। बहुत सिंपल सी बात है और ये सामान्य बातें हैं। अशोक की ये बातें बिल्कुल उसी तरह है जैसे प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री लाल किले पर खड़ा होकर शौचालय की बात करते हैं। जब अशोक इसीलिए महान बना क्योंकि उसने वो सिर्फ बात नहीं की जो बाकी सम्राट किया करते हैं, उसे छोटी छोटी बातें की। परिवार में लड़ाई, पड़ोसियों के बीच लड़ाई, माता पिता का सम्मान, गुरु के प्रति सम्मान। अशोक ने महसूस किया कि इन समस्याओं, जितनी भी समस्याएं हैं, का निदान उनका कर्तव्य है। मतलब किसका कर्तव्य है? अशोक का कर्तव्य है कि वो इन छोटी छोटी सभी समस्याओं का निदान करे। इसीलिए अशोक ने धम्म महामात्र नाम का अधिकारी नियुक्त किया। ध्यान समझना, किसने? अशोक ने क्या किया? धम्म महामात्र नाम का अधिकारी नियुक्त किया। यह बड़ा महत्वपूर्ण है। और उसके बाद क्या हुआ दोस्त? उसने धम्म महामात्र नाम का अधिकारी, इसको अंडरलाइन भी कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, धम्म महामात्र। और ये 23वां तीर्थ था, 19वां तीर्थ था। 18 तीर्थ अर्थशास्त्र में वर्णित है, ये 19वां तीर्थ है। राज्य का सर्वोच्च जो प्रशासनिक अधिकारी है वो 18 अर्थशास्त्र में वर्णित है, 19वां था।
इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलालेखों और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे राजा के आदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए क्या क्या किया? दुनिया भर के देशों में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, हर जगह धम्म प्रचारक भेजे, जिनमें सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका, ध्यान समझना, हिमालय प्रदेश, तिब्बत, दक्षिण पूर्वी महाद्वीप, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र जहां जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, जावा, सुमात्रा जो उसके अंतर्गत आते हैं, ये उन सभी क्षेत्रों में उसने क्या भेजा? धम्म प्रचारक भेजे। इस बात को समझिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों अब यहां पे ध्यान देना, ये अब क्या और क्या क्या हुआ? अशोक ने, उन्होंने का मतलब अशोक ने से है, अशोक ने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों और जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अपनी धम्म के ही माध्यम से अपनी प्रजा के लिए अशोक ने कुछ संदेश दिए। अशोक के पूरे धम्म को अगर आप पढ़ें तो निचोड़ के तौर पर हमें यह प्राप्त होता है, वचोगुति। पहला, वचोगुति, अर्थात हमें वचन पर नियंत्रण रखना चाहिए। यह सार है अशोक के धम्म नीति का, यह सार है वचोगुति, अर्थात वचन पर हमें नियंत्रण रखना चाहिए। क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी समस्या तब पैदा होती है जब हम अपने वचन से नियंत्रण खो देते हैं। उलूल जुलूल का आप कुछ भी बोल देते हैं। मैं जैसे आप लोग ही आपस में जो कमेंट करते हैं, कई बार अनावश्यक कमेंट, मैं कह रहा हूं कि आप यदि समस्या को, किसी भी समस्या को यदि आप सुलझाना चाहते हैं तो सुलझता है, और यदि उलझाना चाहते हैं तो उलझता है। और हर समस्या कमेंट करके नहीं सुलझती, ज्यादातर दुनिया की समस्या चुप रहकर सुलझती है, याद रखिए। तो वचोगुति, वचन पर नियंत्रण, संयम बड़ा जरूरी है। और दूसरा, उसके अगर आप धम्म को समझें तो वो है अपासीनवे, बहुकयाने, दया दाने सचे, सोचे माधवे साधवे च। इसी में अशोक के धम्म का पूरा सार छिपा हुआ है। अपासीनवे, अल्प पाप, बहुकयाने, अत्यधिक कल्याण, दया, दान, सुचिता। ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। एक दूसरे के व्यक्तिगत पर्सनल लाइफ में छेड़छाड़ करना सुचिता भंग करना होता है। आप एक दूसरे के व्यक्तिगत जीवन, उसके अपने निजी परिवेश में छेड़छाड़ न करें। सोचे माधवे, मृदुता लाइए। ध्यान दीजिए, मृदुता लाइए, साधुता लाइए, साधवे, समझते रहिए। कहने का मतलब है हम सबको इन बातों का पालन करना चाहिए। दोस्तों, अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश क्या हैं, जरा ध्यान समझना। एक विशेष शासक है, लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए, जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, अब इस ध्यान से समझना, बच्चों के जन्मदिन पर और यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। सोचिए, ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज्यादा फलदायी होंगी। क्या भाई, जरा ध्यान से समझना। ये अन्य प्रकार की रीतियां क्या हैं, जरा देखो। ये रीतियां क्या हैं? ये पूरी तरह
मानवता से जुड़ी हुई हैं, और कुछ लोग केवल इसकी बात तो करते हैं लेकिन इसका पालन बिल्कुल नहीं करते। तो क्या है ये रीतियां, जरा ध्यान देना। ये है उस जमाने के हिसाब से लिखा गया है। अपने दासों नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करो। कहते हैं कि आप अपने से नीचे के जहां भी आप हैं, परिवार में हैं तो आप बड़े हैं परिवार में, तो अपने से छोटे लोगों के, आप किसी विभाग में हैं, पदाधिकारी हैं, तो आप अपने छोटे पदाधिकारियों को, जहां कहीं भी हैं, उम्र का हो, पद का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, अपने से नीचे के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इसी पर डिपेंड करता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। आप चाहते हैं कि बड़े हमसे बड़ा, हमसे बेहतर व्यवहार करे, लेकिन आप अपने छोटे से कैसा व्यवहार करते हैं, इससे आपका कैरेक्टर पता चलता है। तो अपने दासों नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना। आज के समाज में भी देखिए, चाहे अशोक का समय हो या आज का समय हो, यह एक समस्या रही है ना। बड़ों का सम्मान करना समाज से खत्म होता जा रहा है। अब बड़े छोटे का सम्मान कुछ निजी हित तक सीमित हो गया। तो अशोक कह रहा है कि बड़ों का सम्मान करना, सभी जीवों पर दया करिए। नॉनवेज खाना फैशन बन गया है आज। अशोक कहता है कि मैंने आदेश दिया है कि मेरे रसोई घर में, किचन में पहले जीव हिंसा रोकी जाए। लिखा है एक जगह कि पहले एक मोर और एक हिरन प्रतिदिन बनने लगे, यानी बाकी जीवों की हत्या बंद कर दी गई तो कम किया गया। पहले एक मोर और एक हिरन रोज पकते थे और बाद में वो भी बंद कर दिए गए पूरी तरह। ध्यान से समझना, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अब आगे क्या कहता है, जो आज के दुनिया के लिए सबसे बड़ी समस्या है, आज भी इसकी जरूरत है। तो अशोक का धम्म आज भी उतना ही लोकप्रिय है, उतना ही आप कह सकते हैं कि उपयोगी है, सबको धारण करना चाहिए। अपने धम्म की प्रशंसा, यानी अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धम्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत है। आप लगातार अपने धर्म की प्रशंसा करते हैं, हमारा संविधान तो इजाजत देता है, चलो अपने धर्म की प्रशंसा करो, लेकिन हमारा संविधान कम से कम दूसरे वाले पक्ष, दूसरे सेकंड हाफ, इसकी तो इजाजत नहीं देता। लेकिन आप दुनिया भर को चाहते हो कि हमारे ही धर्म के लोग बन जाएं, धर्म परिवर्तन कराने में लगे हो, लोगों की मजबूरियों का लोग लाभ उठाने में लगे हैं। किसी तरीके से उसकी कमजोर नब्ज को पकड़ो और उसे अपने धर्म में कन्वर्ट करो। अशोक इसका बहुत बड़ा विरोधी है, कहता है ये दोनों बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे के धर्म का आदर करना चाहिए। कितने सोचते हैं कि मैं ही क्यों करूं, पहले वो करे। ये पहले आप के चक्कर में गाड़ी निकल जाती है और कभी कभी जीवन में पछतावा भी होता है। सबको शुरुआत करना है, जब से करिए तभी से ठीक है। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वास्तव में अपने धर्म को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। यह बात अशोक कहता है। कितनी बड़ी बात है धर्म के संबंध में, जरा सोचिए। इसकी प्रशंसा जितनी की जाए कम है। इसीलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। अब यहां पर बहुत सी चीजें एक साथ जब कही जाती हैं तो उसके मूल इसेंस को भी समझना चाहिए। भाई, दासों के प्रति, नौकरों के प्रति, छोटे लोगों के प्रति, कमजोर के प्रति, शोषित वंचित के प्रति अच्छा व्यवहार करिए, बड़ों का आदर करिए और जीवों के प्रति दया करिए। मार के खाई जाओगे क्या सब? ये प्रकृति सिर्फ तुम्हारे लिए थोड़ी है, ये प्रकृति उनके लिए भी तो है। अब इसके कुतर्क देने वाले कहते हैं न खाएं तो उनकी संख्या बढ़ जाएगी।
प्रकृति में बैलेंस बनाने के लिए बहुत सी चीजें हैं, ध्यान देना ओवरऑल जैसा भी। लेकिन अशोक ऐसा कहता है, आपको इच्छा हो पालन करिए, ना करिए, लेकिन आप इसे समझेंगे, पालन करेंगे तो आपके लिए भी और प्रकृति के लिए अच्छा होगा। दोस्तों यहां पे ध्यान देना, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, क्या लिखा है दोस्त, उनके अशोक के लिए प्रयुक्त हुआ है। उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ध्यान देना कितनी बड़ी बात है। अशोक ने धम्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक हैं। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक हैं। आप देखिए सारा चर्चा मैंने एक एक करके किया और कितनी महत्वपूर्ण बात थी। आप ये देखिए दोस्तों, यहां पर एक टैली है, बड़ा इंपॉर्टेंट, ये समझना चाहिए हर किसी को। आजकल तो मोडी लिपि आ जाती है, मोडी लिपि आप लोग सुने हैं? मोडी लिपि क्या है? मोडी लिपि पहले मराठी क्षेत्र में यानी कि महाराष्ट्र में चलती थी। शिवाजी के मराठों के अभिलेख उसी मोडी लिपि में ही है, यहां ध्यान देना। अब यहां पे 4 शब्द हैं, 4 अक्षर हैं और भारत की 4 भाषाओं में है। अब देखिए आरंभिक जो शुरुआती ब्राह्मी है उसमें क्या है? शुरुआती ब्राह्मी में ऐसे लिखो तो यही जो हम आज तरह लिखते हैं ना, ऐसे लिखें तो ये क्या हो गया? ये अ था। और आज हम देवनागरी लिपि में क्या लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं तो अ है। बांग्ला में भी देखिए थोड़ा सा अंतर आया, ऐसे हो गया अ। लेकिन इसी को जब हम मलयालम में लिखते हैं तो देखिए हमें कितना प्रयास करना पड़ा कि मैं अलग से न लिखकर पहले इसी पर प्रयास किया हूं। ध्यान दीजिए, न जाने मुझसे बनेगा कि नहीं, लेकिन पहली बार ट्राई किया हूं, कर रहा हूं। ध्यान दीजिए, नहीं बना मान लीजिए, आप सोचिए। तो कहने का क्या मतलब है दोस्त? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह इस तरीके से इसको देने का क्या मतलब है? एक लिपि अगर आपको जानकारी हो तो आप ध्यान दीजिए, जब दूसरी लिपि कोई भी 2 लिपि अगर आपको जानकारी हो तो आप एक लिपि की बात को दूसरी लिपि में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कि अगर आरंभिक ब्राह्मी लिपि में कुछ लिखा हो और यदि आपको चाहे देवनागरी आता हो, बांग्ला आता हो, मलयालम आता हो, संस्कृत आता हो उसके साथ, तो आप उसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो प्राचीन लिपियों को समझने में यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आगे ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके साथ अन्यत्र है। अन्यत्र मतलब जिस समय मौर्य साम्राज्य था उसी समय दुनिया में अन्य साम्राज्य भी थे दोस्त। उनके संबंध में कुछ बातें हैं जो आपके सीधे कोर्स से नहीं जुड़ा हुआ, आप इसे पढ़िएगा। आज हमने आपको अशोक के बारे में, एक महान शासक अशोक, एक अद्भुत शासक अशोक के बारे में संक्षेप में बताया, जो एनसीईआरटी की छठी क्लास के ऊपर बेस्ट है। सोचिए कितने महत्वपूर्ण शासक है और कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें आज आपको पता भी चला होगा। इसको बार बार रिवीजन कर लीजिए, इससे आपका न केवल प्री बल्कि मेंस भी सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अपना खूब ख्याल रखिए। मुझे पूरा विश्वास है जब आपका कमेंट पढ़ता हूं तो मैं कमेंट पढ़ के ये पाता हूं कि आप बहुत शिद्दत के साथ इसको पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं और कितने लोगों को इससे बहुत लाभ हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।